बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 की। ठीक है, उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं कि जो सा कार्बोहाइड्रेट है जो सा रोटी में मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स कह लो या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स कह लो। कीटोन का जो सा उसका जनरल फार्मूला है वो ये है, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, यानी कि दो अल्काइल रेडिकल्स आते हैं। इनके अल्केन में से आप अल्केन के एक होमोलोगस सीरीज के एक मेंबर में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे और फिर उसके बाद वो जो सी बॉन्ड की जगह खाली हो जाएगी, वो बॉन्ड की जगह जो सी खाली हो जाएगी वहाँ पर ये कार्बन आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। ये जी अल्काइल रेडिकल दो जुड़े हुए हैं। अल्काइल रेडिकल मैंने पीछे बड़ी तफसील से बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ कि आप अल्केन के एक मेंबर में से, अल्केन के होमोलोगस सीरीज़ के एक मेंबर में से उसमें से एक हाइड्रोजन जब आप निकाल दोगे, जब एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो रिमूव कर दोगे तो वो एक अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं जनरल फार्मूला इसका जो कार्बोहाइड्रेट्स का, वो ये है CnH2ON, यानी कि CN कार्बन एटम्स की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। यानी कि जितनी कार्बन एटम्स की तादाद होगी यहाँ पर, मिसाल के तौर पर 6 लगा दो, इधर 6 कार्बन एटम्स की तादाद है, इधर भी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा इधर, ये जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स की होमोलोगस सीरीज़ का। कार्बोहाइड्रेट्स की जो सी होमोलोगस सीरीज़ है, जैसे अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ थी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। इसी तरीके से जनरल जो सी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी भी होमोलोगस सीरीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी होमोलोगस सीरीज़ है। ठीक है ना, उस होमोलोगस सीरीज़ में हमने यहाँ पर n कार्बन एटम्स की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है n, जब हम यहाँ पर 6 पुट कर देते हैं C6, ठीक है, और यहाँ पर भी 6 हम पुट कर देंगे। जब हम यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो ये 6 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 लिखा हुआ पहले से, जब ये A6 जो सा है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, C6H12O6। इस तरह से ये ग्लूकोज बन जाएगा। तो इसी तरीके से आप 7 पुट करें, 8 पुट करें, 9 पुट करें, 10 पुट करें, ऐसे ऐसे करके ना आप होमोलोगस सीरीज़ जो सी है कार्बोहाइड्रेट्स की वो बनाते चले जाएंगे। ये जो सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको लिख दिया। ये देखिए, ये ग्लूकोज बन गया है। ये क्या ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, समझ आ गई आपको। और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर अब हम आगे बात करते हैं ये जो सा फोटोसिंथेसिस का अमल है, ये उसके दौरान पौधों में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उसके ज़रिए ही क्लोरोफिल की मौजूदगी में, क्लोरोफिल जो सा होता है ये पौधों के पत्तों के अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल, उसकी मौजूदगी में और सनलाइट सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्या होता है कि पानी के वेपर्स, इनके पानी जो सा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सा पौधा जो सा हम खारिज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेने के बाद, और पौधा क्या करता है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है। अपने अंदर लेने के बाद वो H2O, उसके अंदर पहले से ही H2O पानी मौजूद होता है, क्योंकि पौधों की जड़ों में पानी, पौधे जो उनसे होते हैं वो अपनी जड़ों से पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं। उस पानी के साथ जब CO2 मिलती है तो उस दौरान ये ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनती है। अब यहाँ पर मैंने 6 क्यों लिखा हुआ है ये भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने 6 इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सी है ऑक्सीजन के एटम्स जो से वो 18 करने हैं दोनों तरफ। ऑक्सीजन के एटम्स हमने 18 करने हैं। अब हम 18 करते हैं, कैसे करते हैं? ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर ये देखें 6 कार्बन एटम्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स, हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 कार्बन एटम्स यहाँ पर है। यहाँ पर कितना है? 1 कार्बन एटम, तो यहाँ पर भी हम 6 कार्बन एटम कर देंगे। 6 कार्बन एटम कर दिए तो यहाँ पर 6 दूनी 12 ऑक्सीजन के एटम्स ये हो गए। ठीक है, और वहाँ पर कितने हैं? 12 ऑक्सीजन के एटम्स ये हो गए। ठीक है, और 1 6। हम क्या करते हैं, हम ना, आपको पता है मैंने क्या कहा था कि ऑक्सीजन के एटम्स हमने 18 करने हैं, तो 6 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है ना, 6 यहाँ पर किए तो फिर यहाँ पर जब एक जो सा है ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 कम 6 ऑक्सीजन के एटम्स ये वाले, और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन के एटम्स ये, 12 और 6 18 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए। फिर इसी तरीके से 6
6 है और इधर हमने क्या, इधर 6 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, 6 इधर पहले से लिखा हुआ है। जब हम यहाँ पर 6 लिखेंगे तो 6 जो सा ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी 12, 12 और 6, 12 में जब प्लस कर देंगे 6 तो फिर 18 आ जाएगा, यानी कि 18 ऑक्सीजन के एटम्स इधर भी हैं, 18 ऑक्सीजन के एटम्स इधर भी हैं, 6 कार्बन एटम इधर से भी और 6 कार्बन के एटम्स इधर भी हैं। उधर जोन से है उधर 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और इधर भी 12, 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन के एटम्स इधर भी हैं। फिर आगे है जी ग्लूकोज जोन सा है, ग्लूकोज फर्दर पोलीमराइज्ड होता है टू फॉर्म स्टार्च एंड सेलुलोज। जो सा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ये वाला ग्लूकोज, ये पोलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, मोनोमर्स आपस में मिलकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। इसमें जो सा मोनोमर इस्तेमाल हुआ है वो ग्लूकोज इस्तेमाल हुआ है। ग्लूकोज एक मोनोमर है, ये मोनोमर है यानी कि छोटा मॉलिक्यूल है। जब बहुत से ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, जब आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और उस दौरान जो उनसे बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेंगे वो ये दो होंगे, स्टार्च जोन से और सेलुलोज। स्टार्च जोन सा होता है ये चावलों में होता है और इसमें होता है केले में। सेलुलोज जोन सा होता है ये लकड़ी में होता है और काटन में होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर क्लासीफाइड, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्लासीफाइड बता रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स है वो फर्दर क्लासीफाइड यानी कि मज़ीद क्लासीफाइड हुए हैं इन मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है ना। मोनोसेक्राइड्स में हुए हैं। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। मोनोसेक्राइड्स अभी आप पढ़ेंगे, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लासिफिकेशन में प्रोवाइड किया गया है, यानी कि मोनोसेक्राइड सबसे पहली क्लासिफिकेशन का एक ग्रुप है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो सा होता है उसमें ये सिंपलेस्ट शुगर होती है। ये क्या होती है, सिंपल सी शुगर होती है, जिसे हम सिंपल शुगर कह सकते हैं। ये सिंपल सी शुगर है, सिंपलेस्ट शुगर है ये, ठीक है ना। विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, जिसे हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना, यानी कि सिंपलेस्ट सी शुगर है। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है, यानी कि जो उनसे हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। विच कैन बी नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइजेशन प्रोसेस, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसके अंदर उसका H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं। H2O के साथ रिएक्शन करवाने के बाद जब H2O की मिकदार उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी कि हम इसे सिंपलेस्ट शुगर्स को H2O के साथ रिएक्टर नहीं करवा सकते। जब H2O के साथ रिएक्टर नहीं करवा सकते तो H2O की मिकदार ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा भी नहीं होगी, यानी कि जो उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन रखते हैं अपने मॉलिक्यूल के अंदर, कार्बन और हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन क्या है, पेरेंट है किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है, इसमें इसको हम H2O के साथ रिएक्टर नहीं करवा सकते, वो बस ये सीधी बात कह रहा है। और फिर आगे कहता है कि कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन्स, ये या तो 3 से लेकर 9 कार्बन्स तक मुश्तमिल होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन्स, ये जो उनसे हैं मोनोसेक्राइड, जिसमें 3 से लेकर 9 कार्बन्स तक इनके कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। 3 का क्या मतलब है कि ट्राई, ये सारी जो उनसी होमोलोगस सीरीज़ है। They are classified according to the number of carbon atoms, हम according to the number of carbon atoms इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, according to the number of ठीक है ना, कार्बन एटम्स। यानी कि यहाँ पर हम 1 से लेकर 9 n=1 दर्ज करेंगे यहाँ पर, तो फिर उसके बाद जो सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा वो भी मोनोसेक्राइड होगा। जब हम n=2 दर्ज करेंगे, कार्बन एटम्स की तादाद 2 दर्ज करेंगे, तो तब जो सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा वो भी मोनोसेक्राइड होगा। और इसी तरीके से चलता जाएगा और 9 तक हम ये कार्बन एटम्स की तादाद n=9 दर्ज करेंगे, और फिर उसके बाद जो सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड ही क्यों होगा वो ये मैंने बता दिया आपको, मोनोसेक्राइड क्यों होता है। यहाँ पर हमने 9 फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 9 दर्ज कर देते हैं, ये 9 दर्ज कर दिया। अब फिर उसके बाद H2O है यहाँ पर भी हम 9 दर्ज कर देंगे, तो C9 H2 9 18 और O9, ये कौन सा है, ये मोनोसेक्राइड है, C9 H18 और O9, ठीक है।
ये क्या है, ये लास्ट मोनोसेक्राइड है, लास्ट वाला जो सा कंपाउंड है इस होमोलोगस सीरीज का जो सा लास्ट मेंबर है, लास्ट मेंबर है 9। 1 से लेकर 9 तक आपने कार्बन एटम्स की तादाद, एन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने 1 से लेकर 9 दर्ज करने हैं, और 1 से लेकर 9 तक जो से ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे इस जनरल फार्मूला के ज़रिए, वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो से होंगे वो सारे के सारे कंपाउंड्स मोनोसेक्राइड्स से ताल्लुक़ रखते होंगे। किससे ताल्लुक़ रखते होंगे? मोनोसेक्राइड्स से। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये इन्हें क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मैंने आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की तादाद पर ही हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं, जिसमें कार्बन की एटम एक तादाद हो 2 3 4 5 6, उसी लिहाज से हम उसको नाम भी देते चले हैं। मिसाल के तौर पर जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 कार्बन हो इसका मतलब क्या है, वो ट्रायोसिस है। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 कार्बन हो इसका मतलब वो टेट्राओसिस है। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 5 कार्बन हो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पेंटाओसिस है। और जिस कार्बन एटम में जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 6 कार्बन एटम हो उसको हम हेक्साओसिस कहेंगे, हेक्सोसिस। ठीक है, फिर इसी तरीके से हेप्टोसिस 7 कार्बन वाले को, ऑक्टोसिस 8 कार्बन वाले को, नोनोसिस 9 कार्बन वाले को। ठीक है ना, नोनोसिस तक जो सा मैंने नोनोसिस इधर लिखा था, नोनोसिस जो सा था, जो सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था नोनोसिस मोनोसेक्राइड, वो मैंने इधर लिखा हुआ था, वो नोनोसिस था। और ये जो सा हेक्सोसिस है, ये C6H12O6। हेक्सोसिस जो से ये ग्लूकोज होते हैं और फ्रैक्टोज होते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ग्लूकोज क्या होता है, ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, ये भी होता है पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, यानी कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर रखते हैं। अब यहाँ पर हम ये हेक्सोसिस जोन से होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, एक फ्रैक्टोज होता है। ग्लूकोज जोन सा होता है ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, और फ्रैक्टोज जोन सा होता है ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये जोन से हैं इन दोनों के मैं फार्मूले बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम ग्लूकोज लिखेंगे क्योंकि ग्लूकोज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद फ्रैक्टोज लिखना है, ये याद रखना है। पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना, फिर फ्रैक्टोज का। अब हम इन दोनों को याद करने का तरीका मैं बताता हूँ कि C, पहले C फिर बॉन्ड, फिर C फिर बॉन्ड, फिर C फिर बॉन्ड, फिर C फिर बॉन्ड, 4 5 6 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हेक्सोसिस का मतलब क्या है कि इसमें 6 कार्बन एटम्स होंगे। इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर 6 कार्बन होंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर 6 कार्बन एटम्स एग्जिस्ट करते होंगे, 4 5 और 6। और फिर उसके बाद यहाँ पर चूँकि अब हमने ग्लूकोज में हमने कहा था ये ग्लूकोज जो सा है ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यानी कि 1 2 3 4 5 कार्बन को छोड़कर यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा देने। ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, एल्डिहाइड लगा दिया हमने। ठीक है, और बाकियों में सारों में क्या आ जाएगा, H और OH, H और फिर OH। ठीक है, एल्डिहाइड का ग्रुप लगा देंगे। और यहाँ पर देखें, वो यहाँ पर कह रहा है जी ये जो उनसे कीटोन है पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि 1 2 3 4 5 पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ये जो उनसे हैं ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, यानी कि कीटोन यहाँ पर आएगा, C+O फिर बॉन्ड। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ ही H3C, यानी कि ये देखें C+O। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH, इधर भी H, इधर H, इधर HO, और फिर उसके बाद इधर बनेगा CH2OH, इधर लगाया, और फिर इधर भी लगाएंगे CH2OH, और नीचे भी लगाएंगे हम CH2
OH, ठीक है। ऊपर CHO लगाना है, ठीक है। यहाँ पर लगाना है CH2OH, इधर भी CH2OH, इधर भी CH2OH, और यहाँ पर सारों में हमने HO, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी H, यहाँ पर HO, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी OH, और इधर भी H, ठीक है। इस तरीके से आपने ये बना देना है, ठीक है। समझ आ गई। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फार्मूला ये होता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन को हम कहेंगे पेंटा, और हाइड्रोक्सी ऊपर वाले को एल्डिहाइड। इसी तरीके से ये भी है पेंटा 1 2 3 4 5 पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। कीटोन का होता है ये R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R प्राइम, यानी कि कार्बन के दोनों तरफ जोन सा है वो क्या लगा हुआ है? अल्काइल रेडिकल। कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है। यहाँ पर देखें, इधर ये कीटोन है, इस कीटोन के मुताबिक हमने पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन इसका नाम रखा है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये फिर से बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई फ़िक्र ना हो, कोई भी आपको तंगी ना हो, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जोन सा है, आगे बात करते हैं कि जो सा पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड और पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, जो सा मैंने यहाँ पर बनाया था, ये दोनों जोन से हैं, ये ओपन सेट चेन स्ट्रक्चर हैं। कहीं पर भी पहला कार्बन जो सा है वो लास्ट वाले कार्बन के साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं। मैं फिर से बता देता हूँ कि जो सा ग्लूकोज है, यहाँ पर पहले हम ग्लूकोज लिखेंगे क्योंकि ग्लूकोज हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रैक्टोज लिखेंगे। फ्रैक्टोज लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हम कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख दिए ग्लूकोज के, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर ऊपर हमने CHO लिखना है। इधर जो सा है CHO है ऊपर, तो यहाँ से H जो सा है 1 है तो नीचे 2 आ जाएगा और साथ में OH आ जाएगा। और बाकियों में इधर भी CH2OH, इधर भी CH2OH, और फिर उसके बाद बाकियों में यहाँ पर भी H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, और इधर जो सा है इधर भी OH आ जाएगा, और इधर भी H आ जाएगा। और फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। कुछ भी फिर उसके बाद इधर भी ऐसे ही लगा देंगे। ये जो सा है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ओपन चेन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें शुरू वाला जो सा कार्बन एटम है वो लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ नहीं मिल रहा होता। शुरू वाला जो सा कार्बन एटम है वो लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ नहीं मिल रहा होता, यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसे हम ग्लूकोज कहेंगे, इसे हम फ्रैक्टोज कहेंगे। ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है। और ये ग्लूकोज जनरल फार्मूला जो सा है इन दोनों का इनमें देखें, कार्बन की तादाद 6 है और हाइड्रोजन की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन की तादाद है इसमें भी, और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है, C6H12O6 ये है। और यहाँ पर जो सा है, यहाँ पर देखें, इधर है एक, यहाँ पर कार्बन की तादाद कितनी है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की तादाद इधर भी है, और हाइड्रोजन एटम्स की 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगाना था, मैंने गलती से लगा दिया, ठीक है ना। ये फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया था। ये जो सा कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड O आना था, मैंने गलती से लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें जो सा कीटोन है वो ये होता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R और बॉन्ड R प्राइम, यानी कि C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर R आ गया, इधर भी R, यहाँ पर अल्काइल रेडिकल। कि जहाँ पर एक हाइड्रोजन की तादाद कम है CH3 लगा हुआ है ना, CH3 इधर भी आ गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इधर भी आ गया, ठीक है। समझ आ गई। यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O है, इस तरफ भी अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, इस तरफ भी अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, ठीक है। समझ आ गई। यहाँ पर ये है जी बात कीटोनिक ग्रुप,
यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर कार्बन आइटम्स की तादाद देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम्स हैं, 6 कार्बन आइटम्स लगे हुए, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन आइटम्स इधर भी हैं। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन आइटम्स, यानी कि इनका जनरल फार्मूला सेम है, जनरल फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर जोन सा जनरल फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एल्डिहाइड का लगा हुआ है इधर, और इधर फंक्शनल ग्रुप किसका लगा हुआ है, कीटोन का, ठीक है ना। बस ये फ़र्क है इन दोनों में। अगर कोई आपको डिफरेंस बता दे कि इन दोनों में फ़र्क क्या, आपने लिखना है कि इधर जोन सा इस स्ट्रक्चर में कीटोनिक ग्रुप आ रहा है, इस स्ट्रक्चर में एल्डिहाइडिक ग्रुप आ रहा है, ठीक है। और जोन सा ग्लूकोज जोन सा होता है ये एक शुगर होती है, इसका फ़र्क है। ग्लूकोज जोन सा ये शुगर होती है, ये जोन सा है ये जोन सा होता है ये एक इमाइनो एसिड है, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स हम किसे कहते हैं कि जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। यहाँ पर स्ट्रक्चर जोन सा इन दोनों का मुख्तलिफ है। यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप आ रहा है ग्लूकोज में, फ्रैक्टोज में आ रहा है कीटोनिक ग्रुप, और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, ठीक है। इस तरीके से हम बयान कर सकते हैं। और ये भी फ़र्क हो सकता है कि जो सा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो सा होता है ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होता है इन नेचर में, यानी कि अल्लाह ताला की चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो सा पाया जाता है वो ग्लूकोज होता है, जबकि ये जो सा फ्रैक्टोज ये रेयरली एग्जिस्ट करता है इन नेचर में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये जो से होते हैं वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये कौन से वाले भला, मोनोसैकराइड्स। और फिर ये सोल्यूबल होते हैं इन वाटर, पानी में सोल्यूबल होते हैं, एंड हैव स्वीट टेस्ट, और अच्छा सा टेस्ट भी देते हैं। ये सोल्यूबल होते हैं इन वाटर में क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं। अब ये कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, हम इसे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। पीछे भी मैंने बताया आपको कि इसको हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें H2O को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करते हैं, और H2O की ज़्यादती की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो से ये बॉन्ड्स हैं ये टूट जाते हैं, ठीक है ना। टूटने के बाद अलग कंपाउंड बन जाता है, ठीक है ना। इसकी हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। फिर इसी तरीके से ये रिड्यूसिंग इन नेचर, यानी कि ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग इन नेचर का क्या मतलब है, रिड्यूसिंग इन नेचर का मतलब ये है कि इसको हम रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग इन नेचर का क्या मतलब है, रिड्यूस नहीं कर सकते। रिड्यूसिंग एजेंट हमने पीछे बात पढ़ी हुई है, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको पीछे बड़ी तफसील से बताया हुआ था कि जो सा सेल्स एजेंट होता है, सेल्स एजेंट जो सा होता है ये दूसरों को चीज़ें फ़रोख्त करता है, ना कि खुद अपने घर में जाके रेडी लगा देता है और अपने घर वालों को ही फ़रोख्त करता है, नहीं, ये दूसरों के पास फ़रोख्त सेल्स के लिए जाता है। इसी तरीके से जो सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये दूसरों को रिड्यूस करता है, ये दूसरों को रिड्यूस करता है, दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है, जबकि खुद क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। ये एजेंट जो सा होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होते हैं, ये जो से मोनोसैकराइड्स ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये दूसरों को रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस और रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन को हम कैसे याद कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ का मतलब ऑक्सीजन, ओ जो सा है ओ लफ्ज़ ऑक्सीडेशन वर्ड में ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगी कि ऑक्सीजन भी ऐड हो रही होगी, और जबकि बाकी दोनों रिमूव हो रहे होंगे। भी आप बात को याद रखना है, बाकी दोनों जो उनसे होंगे वो रिमूव हो रहे होंगे, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो रहे होंगे। फिर इसी तरीके से जो उनसे रिडक्शन है वो इससे उल्ट होगी, ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। ये दोनों क्या हैं, ये जो उनसे मोनोसैकराइड्स ये रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। और आज का टॉपिक हो गया क्लियर, हमने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री के बारे में, और आज हम टॉपिक हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई हो तो लाइक ज़रूर ठोकना और सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर ये मेरा टॉपिक पसंद आया तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और मेरी जो से वीडियो का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को जब आप क्लिक करेंगे उसमें वीडियो का टाइटल आता है, वीडियो जो सा होता है, वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद आगे डिस्क्रिप्शन आ जाती है,
कमेंट सेक्शन में नहीं जाना, वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद जो सी डिस्क्रिप्शन आती है वीडियो की उसमें जाना, उसमें लिंक्स भी होते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वो भी ज़रूर देखा करो ताकि आपको पूरी समझ आए, अच्छी समझ आए और आपका टॉपिक हो जाए क्लियर। ओके सर, समझ आ गया आपको, ये मेरा टॉपिक हो गया क्लियर। गुड बाय।